यस तो हेलो एवरीवन, राहुल हेयर। आज हम विद्या जैन मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर नरेंद्र जैन 17 के दौरान दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े आई सर्जन माने जाते थे। उस वक्त भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी का पर्सनल आई सर्जन चुना गया था। 1973 तक इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन नरेंद्र जैन की पत्नी विद्या जैन की मर्डर हो जाती है। इससे पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल जाता है, क्योंकि हत्या आम आदमी की नहीं बल्कि भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति पर्सनल डॉक्टर के पत्नी की हुई थी। और ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाके डिफरेंट कॉलोनी में अंजाम दिया गया था, वो भी डॉक्टर जैन के घर के ठीक सामने। अब हर कोई ये जानने को चाह रहा था कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि राष्ट्रपति तक पहुंच रखने वाले डॉक्टर की पत्नी की हत्या की। आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने के लिए देश के टॉप अधिकारियों को लगा दिया जाता है। फिर जांच के बाद जो खुलासे होते हैं वो पूरी तरह हिला देने वाले होते हैं। तो आखिर क्या है इस केस की सच्चाई? इसके पीछे हत्यारे कौन है और किस लिए हत्या की? मैं आपको इन सारी वाकया के बारे में डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला आया था वो भी काफी हैरान कर देने वाली थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कहानी की लीड कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी का सबसे लीड कैरेक्टर है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन। नरेंद्र सिंह जैन का जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। इनके पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करते थे। 6 बहनों में नरेंद्र इकलौता भाई थे। बचपन से ही नरेंद्र पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थे। पढ़ाई में तेज होने की वजह से इन्होंने मेडिकल कंपटीशन एग्जाम में पास किया और स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म की। पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में की और देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता बढ़ते ही चली गई। 1960 के दशक में ये दिल्ली के बेस्ट आई सर्जन के नाम से पॉपुलर हो गए। इसी बीच इनकी शादी विद्या जैन नाम की महिला से भी हो गई। इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। इनका करियर भी अच्छा चल रहा था। इनकी करियर की उड़ान तब मिली जब 1969 में बीबी गिरी देश के राष्ट्रपति बने। दरअसल बीबी गिरी अपनी आंखों की समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए एक अच्छे डॉक्टर की तलाश शुरू हो गई और ये तलाश डॉक्टर नरेंद्र जैन पे खत्म हुई। डॉक्टर नरेंद्र जैन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के लिए पर्सनल आई सर्जन चुन लिया गया। अब राष्ट्रपति के पर्सनल आई सर्जन चुने जाने के बावजूद भी डॉक्टर जैन अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रखते हैं। अब तक नरेंद्र जैन एक बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके थे। देश भर में ये काफी ज्यादा फेमस थे। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और न ही इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन 1973 में सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। इन दिनों डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी पर्सनल क्लिनिक चांदनी चौक में चलाते थे। हर दिन की तरह आज भी इनके यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी मरीजों को देखने के बाद अपनी क्लिनिक बंद कर करीबन 7:15 बजे नरेंद्र जैन डिफरेंट कॉलोनी स्थित अपना मकान D29L में दाखिल होते हैं। घर के अंदर आने पर डॉक्टर जैन बाथरूम की तरफ जाते हैं। तभी डॉक्टर जैन की नज़र अपनी पत्नी विद्या जैन पे पड़ती है। नजर पड़ते ही डॉक्टर जैन अपनी पत्नी को कहते हैं, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों आज अपनी बहन के यहाँ जाने वाले हैं। डॉक्टर नरेंद्र जैन की बहन का नाम SK जैन था, जो डिफरेंट कॉलोनी में ही मकान संख्या C489 में रहती थी। अब जैसा डॉक्टर जैन ने कहा था वैसे ही विद्या जैन ने की। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और मकान संख्या D292 की तरफ बढ़ते हैं। इसी मकान के सामने डॉक्टर जैन की कार खड़ी हुई थी। कार के पास आने के बाद डॉक्टर जैन ड्राइवर वाली सीट की तरफ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी डॉक्टर जैन ही चलाने वाले थे। वो पत्नी को कहते हैं कि तुम सामने वाला दरवाजा खोलकर इसके अंदर बैठो। अब डॉक्टर जैन गाड़ी के अंदर बैठने के लिए वो दरवाजे को चाबी से खोल ही रहे होते हैं, तभी एक जोर की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनते ही वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ सेकंड पहले जो मेरी पत्नी मेरे सामने ही खड़ी थी, अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर जैन के बयान के अनुसार वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर पास ही के बह रहे नाले में पड़ती है। गौर से देखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि नाले के अंदर कोई शख्स है। जब ये करीब से देखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है ये तो मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी को नाले में देख डॉक्टर जैन मदद के लिए गुहार लगाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि नाले के अंदर से एक और शख्स निकला और वो सीधा गन मेरी तरफ तान दिया, मगर वहाँ अगले ही पल अपनी बंदूक को नीचा कर वहाँ से भागने लगता है। साथ ही उसके साथ एक और शख्स भागते हुए नजर आता है। डॉक्टर जैन अभी कुछ कर पाते तभी उनकी आवाज को सुनकर उनके घर के 2 मेहमान ठाकुर राम सिंह तथा उनकी पत्नी किरण बाई
और घर का 2 नौकर कुंदन सिंह और गंगा सिंह निकलकर बाहर आए। डॉक्टर जैन के बयान के अनुसार इन सभी की मदद से डॉक्टर जैन विद्या जैन को नाले से बाहर निकालते हैं। इस वक्त विद्या जैन खून से बुरी तरह लथपथ थी। वो तुरंत विद्या जैन को अपने कार के अंदर डालते हैं और पासी के अस्पताल सेम नर्सिंग होम की तरह भागते हैं। थोड़ी देर में ये सभी लोग विद्या जैन को लेकर नर्सिंग होम पहुंचते हैं, मगर यहाँ आते ही विद्या जैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये हत्या तत्कालीन राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर की पत्नी की हुई थी, तो पुलिस टीम में भी हड़कंप मच जाती है और जांच पड़ताल की शुरुआत होती है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल में लगाई जाती है, जबकि एक टीम क्राइम सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। विद्या जैन को मृत घोषित करने के बाद उनकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है कि उनके शरीर पे 16 गहरे घाव के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था, जिस वजह से उनके कई इंटरनल ऑर्गन्स कट गए थे। इसके अलावा दिल के अंदर भी चाकू का घाव लगा था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इधर पोस्टमार्टम की कार्यवाही चलती रहती है, उधर पुलिस हथियारों को पकड़ने के लिए और हत्या के कारणों को अच्छे से समझने के लिए वहां मौजूद एक शख्स की बयान को दर्ज करते हैं। इसके अलावा घटना स्थल पे मौजूद डॉक्टर नरेंद्र जैन से भी पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर नरेंद्र जैन बताते हैं कि शायद ये हत्या लूटपाट की वजह से की गई है, मगर पहले ही पुलिस इस लूटपाट की वजह को खारिज कर देते हैं, क्योंकि जांच में मालूम पड़ता है कि जो भी ज्वेलरीज विद्या जैन पहनकर घर से बाहर आई थी वो सही सलामत थे। इसके अलावा जो ज्वेलरी गायब हुई थी वो टूटकर उसी नाले में गिर गई थी जिसके अंदर विद्या जैन थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस को एक बात बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी कि जब 2 लोग आसपास एक साथ ही मौजूद थे तो एक को 16 बार चाकू से हमले कर हत्या कर दी जाती है, जबकि दूसरे को खरोच तक नहीं आती। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा जब सस्पेक्ट क्राइम सीन से भाग रहा था तो डॉक्टर जैन ने उनका पीछा क्यों नहीं किया? पुलिस जब इन 2 सवालों का जवाब डॉक्टर जैन से जानने की कोशिश करते हैं तो इस पे डॉक्टर जैन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। अब पुलिस घर के नौकरों से भी पूछताछ करते हैं, साथ ही डॉक्टर जैन का घर और क्लिनिक का भी तलाशी लिया जाता है। नौकरों से पूछताछ करने के बाद और बैंक की डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद एक महिला का नाम सामने आता है। ये नाम था चंद्रेश शर्मा का। अब पुलिस वाले चंद्रेश शर्मा नाम की महिला की तलाश में लग जाते हैं। थोड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद चंद्रेश शर्मा को भी हिरासत में ले लिया जाता है। तलाशी के दौरान चंद्रेश के पास से कई सारी तस्वीरें मिलती है। उन सारी तस्वीरों में एक तस्वीर विद्या जैन की भी थी। अब पुलिस चंद्रेश शर्मा की कुंडली को निकालते हैं तो पुलिस को मालूम पड़ती है कि चंद्रेश शर्मा की शादी 1960 में हुई थी, मगर उसके पहले पति का मौत हो गया। इसके बाद चंद्रेश आर्मी के लेफ्टिनेंट से शादी की, मगर 1967 में उससे भी तलाक हो जाता है। दूसरे पति से तलाक होने के बाद एक दिन चंद्रेश शर्मा की मुलाकात डॉक्टर जैन से होती है। इस मुलाकात में चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन से कोई काम मांगती है, जिस पर डॉक्टर जैन चंद्रेश को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। इस खुलासे के बाद चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चंद्रेश शर्मा से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब इस पूछताछ के दौरान एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाँच में हुए खुलासे के मुताबिक जब चंद्रेश शर्मा डॉक्टर जैन की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है तो काम करने के दौरान इनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन की प्यार की खबर डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन को भी मालूम पड़ जाती है। अब इस बात को लेकर विद्या जैन और डॉक्टर नरेंद्र जैन के बीच लड़ाई होने लगती है। विद्या जैन चाहती थी कि डॉक्टर नरेंद्र जैन चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दे, मगर चंद्रेश के प्यार में पागल नरेंद्र किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहते थे। मगर पत्नी की जिद की वजह से वो चंद्रेश को 1972 में नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाल देने के बाद चंद्रेश अम्बाला में रहने के लिए चली जाती है। चंद्रेश के अम्बाला जाने के बावजूद डॉक्टर जैन और चंद्रेश के बीच प्यार की कमी नहीं आती, जबकि दोनों अभी भी कांटेक्ट में बने रहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर जैन चंद्रेश को पैसा भी भेजना जारी रखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि दोनों शादी करने का मन बना लेते हैं। मगर डॉक्टर जैन के पास समस्या ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे, ऊपर से उनका समाज में बहुत बड़ा नाम था, इसलिए वो चुपके से शादी करने से कतरा रहे थे। अब वो चाह कर भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि इससे इनका रेपुटेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा को शादी करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर रास्ते से तुम्हारी पत्नी विद्या जैन हट जाए तो हम दोनों आसानी से शादी कर सकते हैं। अब प्लान बनाया जाता है कि विद्या की हत्या करवा दी जाए।
मगर इस हत्या को इस तरह से अंजाम दिया जाए कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ लगे। अब इसी प्लान को नजर में लाने के लिए अंबाला में रह रही चंद्रेश शर्मा दिल्ली में ही हवलदार की नौकरी कर रहे 25 साल की अपनी दोस्त राकेश कौशिक से मिलती है। पहली मुलाकात में ही चंद्रेश राकेश को कहती है कि डॉक्टर जैन अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, मगर वो काम इस तरह से करवाना चाहते हैं कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। इसके बदले में तुम्हें मोटा रकम भी दिया जाएगा। मगर राकेश इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं होता, मगर वो चंद्रेश शर्मा की मुलाकात करण सिंह नाम के शख्स से करवा देता है। अब विद्या जैन को रास्ते से हटाने का काम करण को सौंपा जाता है। इसके बदले करण को 20,000 रुपए देने की बात होती है। 70s के दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी। ऑफर सुनकर करण तुरंत इस हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तय होता है कि 10,000 रुपए तुम्हें अभी दिए जाएंगे और 10,000 रुपए काम खत्म होने के बाद। अब डील के मुताबिक करण सिंह को चंद्रेश शर्मा के द्वारा 10,000 रुपए दे दिया जाता है। पैसे लेने के बाद करण हत्या की तारीख को तय करता है, मगर अपने बताए गए तारीख पे विद्या की हत्या नहीं करता है, बल्कि वो आए दिन तारीख को टालने लगा था। अब ऐसा होते होते 3 महीने गुजर जाते हैं और करण सिंह एडवांस में लिए 10,000 रुपए को लेकर लापता हो जाता है। अब करण को रुपया लेकर भागने की वजह से चंद्रेश शर्मा दबाव बनाने लगती है। अब दबाव की वजह से जहाँ पे राकेश ड्यूटी करता था वहाँ पे अपनी पत्नी का बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी लेता है और अपने गांव हरियाणा के चरखी दादरी चला आता है। वहां अपने गांव आकर एक ऐसे शख्स की तलाश में लग जाता है जो विद्या जैन की हत्या कर सके। इसी तलाश में उसकी नजर गांव के ही रहने वाले रामकिशन नाम के शख्स पे पड़ती है, जिसकी उम्र 20 साल थी। और रामकिशन को कहता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में एक ऐसा काम दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। इस तरह राकेश बहाने से रामकिशन को लेकर दिल्ली चला आता है। यहाँ आने पर राकेश रामकिशन को कहता है कि अगर तुम्हें दिल्ली में काम चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें एक मर्डर करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, साथ ही तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर रामकिशन काफी ज्यादा डर जाता है और विद्या जैन की मर्डर करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक राकेश रामकिशन को लेकर विद्या के पीछे घूमता रहता है, मगर हर बार रामकिशन कोई बहाना बनाकर हत्या को टाल देता है। इस तरह से 3 हफ्ते निकल जाते हैं और रामकिशन विद्या की हत्या नहीं कर पाता है। अब इधर विद्या जैन की मर्डर में देरी हो रही थी तो उधर चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर नरेंद्र जैन के बीच दोनों शादी करने के लिए बेताब हो रहे थे। अब चंद्रेश फिर से राकेश के ऊपर दबाव बनाने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि राकेश अब रामकिशन पे दबाव बनाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें ये हत्या करनी ही होगी, मगर अंत में रामकिशन इस हत्या को अंजाम देने से नकार देता है। मगर वो यहाँ पर राकेश को कल्याण नाम के शख्स के बारे में बताता है। कल्याण उस इलाके का पेशेवर अपराधी था और वह इस तरह का अंजाम पहले भी दे चुका था। तुरंत राकेश कल्याण से मिलता है और उसे अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में समझाता है। सारी बातें सुनने के बाद राकेश कल्याण की मुलाकात भागीरथ नाम के शख्स से करवाता है। अब सारी डील फाइनल होने के बाद भागीरथ विद्या जैन की हत्या का जिम्मेदारी कतार सिंह और उजागर सिंह नाम के 2 शख्स को देता है। कतार और उजागर सिंह इस हत्या के लिए राकेश से 25,000 रुपयों का डिमांड करते हैं। इनके बीच पैसों का डील फाइनल हो जाता है और ये तय होता है कि विद्या जैन की मर्डर कतार और उजागर सिंह ही करेंगे। डील तो 25,000 रुपयों में तय हुई थी, मगर पिछली बार एक शख्स 10,000 रुपए लेकर भाग गया था, इसलिए कतार और उजागर सिंह को एडवांस के तौर पे सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है कि बाकी के पैसे काम को अंजाम देने के बाद मिलेंगे। अब सब कुछ तय होने के बाद 4 दिसंबर 1973 को शाम को करीबन 4 बजे डॉक्टर नरेंद्र जैन के क्लिनिक के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर नरेंद्र जैन उन दोनों को बुलाते हैं जो कि उनकी पत्नी को हत्या करने वाले थे। यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा, कतार सिंह तथा उजागर सिंह की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के दौरान डॉक्टर नरेंद्र जैन कहते हैं कि ये मर्डर आज शाम को ही होगी। यहीं पे नरेंद्र जैन कहता है कि बाहर जाने के बहाने मैं अपनी पत्नी को घर के बाहर आऊंगा, तभी कतार और उजागर सिंह उसकी हत्या कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद चंद्रेश शर्मा इन दोनों अपराधियों को कहती है कि अंजाम देते वक्त सिर्फ विद्या जैन की मर्डर होनी चाहिए, जबकि नरेंद्र जैन को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। दोनों अपराधी ऐसा ही करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी क्लिनिक जाता है, वहां से वो अपने घर पे जाता है। यहाँ वो साजिश के तहत अपनी पत्नी को अपनी बहन से मिलने जाने के लिए तैयार करवाता है और घर के बाहर लेकर आता है। जैसे ही विद्या कार के अंदर बैठने ही वाली होती है, तभी करतार और उजागर सिंह दिव्या को दबोच लेते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं और वहीं खड़ा होकर डॉक्टर नरेंद्र जैन ये सब कुछ देख रहा होता है। दिव्या को मारने के बाद दिव्या को पासी के बह रहे नाले में डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर जैन चौंकने की नाटक करते हुए मदद के लिए गुहार लगाता है। यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था।
यहाँ तक कि शुरुआती जांच में डॉक्टर नरेंद्र जैन ने पुलिस को ये यकीन दिला दिया था कि यह हत्या किसी और ने करवाई है। मगर पुलिस को ये बात हजम नहीं होती है कि एक तरफ विद्या जैन की मर्डर हो जाती है तो दूसरी तरफ नरेंद्र जैन को एक खरोच तक नहीं आती। इसी के बाद पुलिस इस पूरे मामले को जांच करते हुए इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस डॉक्टर नरेंद्र जैन और उनकी गर्लफ्रेंड चंद्रेश शर्मा के अलावा इस हत्याकांड में शामिल एक के बाद एक हर एक शख्स को गिरफ्तार करती है। अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में शुरू होती है। निचली अदालत पूरी सुनवाई के बाद सबूतों तथा गवाहों के आधार पे डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है। कमाल की बात तो ये थी कि हत्या कतार और उजागर सिंह ने की थी, मगर अदालत हत्यारा डॉक्टर जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश को मानती है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। जबकि विद्या की जान लेने वाले कतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा मिलती है, वो भी हत्या के लिए नहीं बल्कि हथियार खरीदने के जुर्म में। डॉक्टर जैन के वकील हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चलती है और जब फैसला आता है तो थोड़ा चौंकाने वाला था। पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के द्वारा डॉक्टर नरेंद्र जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि निचली अदालत ने कतार और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई थी। उसे हाईकोर्ट के द्वारा विद्या की मौत के जुर्म में मौत की सजा सुनाई जाती है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, वहाँ भी लंबे समय तक चुनौती दी जाती है। फाइनली पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ये सच है कि विद्या जैन की मौत की प्लानिंग डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा ने की थी, लेकिन करतार और उजागर सिंह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगर करतार और उजागर ने पैसों की लालच में आकर विद्या जैन की हत्या नहीं की होती तो शायद आज विद्या जैन जिंदा होती। इसलिए साजिश करने वाले चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन से कई ज्यादा गुनहगार करतार और उजागर सिंह हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबको जेल में भेज दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जिन दोषियों को सजा दी गई उनका क्या हुआ। दरअसल इन दोषियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला था। इस पूरी वाकया को अंजाम देने वाले डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा लगातार 16 साल जेल में रहे। इसके बाद इन्हें अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा कर दिया जाता है। मुकेश अभी जेल में ही रहता है और इस वाकया को अंजाम देने वाले कतार और उजागर सिंह को 1985 में फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। कतार और उजागर सिंह को फांसी पे लटकाने के बाद लोगों ने ये कहकर विरोध किया था इस पूरी हत्याकांड का असल दोषी डॉक्टर नरेंद्र जैन और चंद्रेश शर्मा है, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट की फैसले को सही ठहरा रहे थे। गाइज, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।